तो दोस्तों व्हाट इफ का तीसरा एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां आज हमें हमारे उस सवाल का जवाब मिल ही गया कि एंटमैन अगर थैनोस के अंदर घुस जाता तो क्या उसे मार सकता था। और इसका आंसर आपके होश उड़ा देगा। हल्क के तो उड़ाई दिए। तो ये एपिसोड एक मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड निकला, जहां हमें दिखाया गया फ्यूरीज बिग वीक, पर बहुत जबरदस्त ट्विस्ट के साथ। जो लोग नहीं जानते कि फ्यूरीज बिग वीक क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन 2, पहली थॉर मूवी और द इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट एक ही हफ्ते के अंदर अंदर हुए थे और निक फ्यूरी को इन तीनों इवेंट से खुद डील करना पड़ा था। इसीलिए इसे फ्यूरीज बिग वीक कहा जाता है। पर जहां ओरिजिनल टाइमलाइन में हमें एवेंजर्स रिक्रूट होते हुए दिखे, वहीं हमें यहाँ इस अल्टरनेट रियलिटी में एवेंजर्स निपटते हुए दिखे, वो भी सारे के सारे, सिवाय मेरे और कोल्सन के फेवरेट स्टीव रॉजर्स के। कैप्टन अमेरिका का एवेंजर्स इनिशिएटिव में रिक्रूटमेंट 2011 में हुआ था, जबकि ये तीनों इवेंट मई 2010 में हुए हैं। तो आइए इस एपिसोड के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं व्हाट इफ के तीसरे एपिसोड का, जिसका सवाल था कि क्या होता अगर दुनिया को उसके सबसे ताकतवर सुपर हीरोज नहीं मिलते। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि फ्यूरीज बिग वीक एमसीयू की टाई इन कॉमिक है, जहां हमें यह भी पता चला था कि डिस्ट्रॉयर शील्ड के पास ही है। और हैरानी की बात यह है कि हमें उसका आगे कभी यूज दिखा ही नहीं, पर इस एपिसोड में बहुत कुछ हुआ। नताशा के एंटीडोट से टोनी स्टार्क मारा गया, क्लिंट के तीर से ह्यूमन थॉर मारा गया और ब्रूस बैनर का हल्क बीच कल्वर यूनिवर्सिटी में फट गया। पर व्हाट इफ की स्टोरीज में एक छोटा सा चेंज कहानी को बदल के रख देता है। तो यहाँ वो छोटा चेंज क्या था? यहाँ इस अल्टरनेट यूनिवर्स में शील्ड ने हैंक पिम और जेनेट वैन डाइन की बेटी होप को रिक्रूट किया था, जो कि ओडेसा यूक्रेन के अपने मिशन पर मारी गई। ओरिजिनल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन में नताशा रोमानॉफ को टास्क दिया गया था ईरान के न्यूक्लियर इंजीनियर को लाने का। तो जब वो लोग अपने रास्ते में होते हैं, तब ओडेसा यूक्रेन में विंटर सोल्जर उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है और नताशा के थ्रू एक बुलेट फायर करता है, जो कि जाके लगती है उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। पर नताशा यहाँ बच जाती है। तो इस अल्टरनेट टाइमलाइन में नताशा रोमानॉफ की जगह होप को इस मिशन पर भेजा गया और वो वहां विंटर सोल्जर के हाथों मारी गई और उसके पिता हैंक पिम ने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया शील्ड को और निकल गया एवेंजर्स इनिशिएटिव को बर्बाद करने। अब यहाँ थोड़ी डिफरेंट बात ये हुई कि हैंक पिम यहाँ एंटमैन नहीं थे, बल्कि वो थे येलो जैकेट, एंटमैन सूट का अपग्रेडेड वर्जन। प्लस यहाँ ये बात भी क्लियर है कि हैंक पिम का बदला लेने का नजरिया भी बहुत भयानक निकला। उसने अपनी बेटी की जान के बदले शील्ड को बर्बाद करने की नहीं सोची, बल्कि वो उनके सबसे बड़े इनिशिएटिव को खराब करने निकल गया, यानी कि एवेंजर्स इनिशिएटिव को। ये बात बहुत ही अजीब है, क्योंकि अगर बर्बाद करना ही था तो शील्ड को बर्बाद करना चाहिए था, इसी बहाने हाइड्रा भी निपट जाता। पर सन के लोगों के दिमाग में क्या चलता है कौन जानता है। हालांकि अगर टोनी स्टार्क रैंडीज डोनट पर ही मारा गया तो विप्लैश हैमर ड्रोन्स लेके तबाही मचाने निकल गया होगा, स्टार्क एक्सपो कैंसिल हो गया होगा, थॉर मारा गया तो लोकी सीधे सीधे एसगार्ड का राजा बन गया, इसीलिए उसने बिना किसी परेशानी के अर्थ पर अपना कब्जा ही बना लिया। हल्क कल्वर यूनिवर्सिटी में ही मारा गया तो एमिल ब्लॉन्स्की को अबॉमिनेशन बनने की जरूरत नहीं पड़ी, हार्लम पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई और फ्यूरी अब कैप्टन मार्वल और कैप्टन अमेरिका की मदद से लोकी से निपटेंगे। सही मायने में देखा जाए तो इस एपिसोड का रिवील ज्यादा बढ़िया नहीं था। फाइनल रिवील से पहले एपिसोड बहुत ही थ्रिलिंग और कई सारे क्वेश्चन से भरा हुआ था, पर हैंक पिम का बदला लेने वाले पॉइंट के रिवील से मामला थोड़ा बेकार हो गया। हम सब जानते हैं कि एंटमैन का सूट बहुत पावरफुल सूट है, लेकिन अगर मार्वल थोड़ा सा कॉमिक्स की तरफ और जाता और हमें दूसरे छुपे हुए विलन्स भी दिखाता या कोई हाइड्रा एजेंट जैसे विंटर सोल्जर इन सब के पीछे होता, तो रिवील हमें और जबरदस्त लगता। इन सब के ऊपर यहाँ वॉचर ने नेक्सस इवेंट ठीक से बताया तक नहीं। पिछले 2 एपिसोड में ये बहुत ही क्लियर था कि पेगी के आंसर से पूरी टाइमलाइन बदल गई और वकांडा के एनर्जी सिग्नेचर से तचाला को उठाया गया, पर यहाँ इस एपिसोड में कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। बात करें एपिसोड में दिखने वाले कुछ जबरदस्त डिटेल्स की, तो कई सारे पुराने और ऑसम डायलॉग्स हमारे सामने आए, जैसे निक फ्यूरी के देयर वाज एन आइडिया वाले डायलॉग का 2 बार मजाक उड़ाया गया, तचाला का वी डोंट डू दैट हियर वाला डायलॉग निक फ्यूरी ने यूज किया, लोकी का आइकॉनिक डायलॉग इस बार यूएन में सुनाई दिया और ब्लैक विडो का आई विल गेट यू आउट ऑफ हेयर बहुत पहले ही यूज हो गया, वो भी सेम कंटेक्स्ट में। वॉचर हमें 2-3 जगह आसमान में दिखा। ये चीज बताती है कि वॉचर पूरे मल्टीवर्स में हर स्टोरी को देख रहा है, यहाँ तक कि आपकी स्टोरी को भी। तो वॉचर के लिए ही सही, पर अपनी स्टोरी को एक जबरदस्त मोड़ दो। वॉचर हर जगह है, उसे आप पर विश्वास है। एपिसोड में नताशा को ले जाया जा रहा था न्यूयॉर्क पियर्स के पास। इस इवेंट के दौरान वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी अलेक्जेंडर पियर्स था, जो कि इंटरनली हाइड्रा को भी चला रहा था। एक शॉट में निक फ्यूरी के चेहरे को आउटलाइन करता है वॉचर का चेहरा। ये एक छोटा सा हिंट है इस फैक्ट का कि कॉमिक्स में निक फ्यूरी ने वॉचर की जगह ली थी।
एपिसोड में बहुत सारे मोमेंट्स बहुत ज़बरदस्त थे, चाहे हम बात करें नताशा का वैन के अंदर शील्ड एजेंट्स को पीटने वाला मोमेंट, या हम बात करें कोल्सन के थॉर के ज़बरदस्त बालों को डिस्क्राइब करने वाला मोमेंट, या हम बात करें कैप्टन मार्वल के बीपर को देखने वाले सीन की। एपिसोड में कोल्सन का पासवर्ड था स्टीव 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 आई हर्ट स्टीव 0704। ये इस फैक्ट के लिए कि फिल कोल्सन स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फैन था, और 0704 इंडिकेट करता है डेट जुलाई 4, जो कि अमेरिका की डेट ऑफ इंडिपेंडेंस होने के साथ साथ स्टीव रॉजर्स का बर्थ डेट भी है। एवेंजर्स एंड गेम से पहले ये फैन थ्योरी हर जगह घूम रही थी कि क्या हो अगर एंटमैन छोटा होकर थैनोस के अंदर घुस जाए और जायंट मैन बन जाए, और ये एपिसोड कहीं ना कहीं उस थ्योरी को सही बता रहा है। व्हाट इफ के बाकी एपिसोड की ही तरह इस एपिसोड में भी कई बड़े स्टार्स ने अपने एमसीयू कैरेक्टर्स की आवाज़ दी है। निक फ्यूरी की आवाज़ सैमुअल एल जैक्सन ने दी है, हैंक पिम की आवाज़ माइकल डगलस ने दी है, और लोकी की आवाज़ टॉम हिडलसन ने दी है। ये फैक्ट ही व्हाट इफ को और खास बनाता है। हालांकि इस व्हाट इफ में हमें द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के इवेंट दिखाए गए, जहां एडवर्ड नॉर्टन थे ब्रूस बैनर के रोल में, जबकि यहां मार्क रफेलो ने ब्रूस बैनर की आवाज़ दी है। हालांकि नताशा रोमनॉफ, टोनी स्टार्क, बेटी रॉस और जनरल रॉस की आवाज़ देने के लिए उनके रिस्पेक्टिव एमसीयू एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, पर इनके अभी के वॉइस एक्टर्स ने कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं इन सारे फैक्ट्स के बीच आपको एक अलग बात ही बताना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में जो बॉक्स दिख रहा है वो मूवी के इम्पोर्टेंट प्लॉट का हिस्सा है। अगर आपको कोई इस बॉक्स के बारे में बताएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका मूवी की स्टोरी को लेके मज़ा खराब हो सकता है। बड़ी मूवीज़ को लेके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ज़बरदस्त डिस्कवरी करना एक तरफ है, पर अगर पूरा प्लॉट ही रिवील हो गया तो सही में मूवी देखते टाइम जो मज़ा आता है वो मज़ा आपको नहीं आएगा। आप सोच के देखो, क्या होता अगर कोई आपको एंड गेम से पहले ही बता देता कि आयरन मैन मर जाएगा और स्टीव रॉजर्स थॉर का हैमर उठा लेंगे। आपको इन मोमेंट्स को फर्स्ट हैंड देखने में ही वो मज़ा आता है, ना कि किसी से उनके बारे में सुनने में। लीड फुटेज और अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन से दूर रहें और मूवी को वैसे ही एंजॉय करें जैसे उसे एंजॉय करना चाहिए। और किसी भी मूवी को प्रॉपर्ली एंजॉय करते हैं थिएटर में तो सब लोग मास्क लगा के घूमें और जल्दी जल्दी वैक्सीन लगा लें ताकि दुनिया नॉर्मल हो जाए। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन व्हाट इफ के तीसरे एपिसोड का। इस एपिसोड में थॉर को देखने के बाद अब मैं पार्टी थॉर के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर आप किस एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं ये मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। पर फिर भी अगर मुझसे इस वीडियो में कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप थॉर को कॉमिक्स में थैनोस से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।